नमस्कार, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आनुवंशिकता को पढ़ रहे थे और आज हम मेंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये मेंडलवाद क्या है। मेंडल द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उसके आधार पर आनुवंशिकता के जो नियम दिए गए उसे मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है और उन्होंने आनुवंशिकी पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसको आज तक और भविष्य में भी अपनाया गया है। जितने भी आनुवंशिकी पे कार्य किए जाते हैं वो सभी काम मेंडल के नियम के आधार पर ही किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, जो मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। डार्विन के जन्म के 13 साल बाद मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया नामक देश में, जहाँ वहाँ पे एक शहर था सिलेसियन, जो इस समय चेक गणराज्य में पड़ता है। इस जगह पे उनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही गरीब परिवार के थे, लेकिन इनके अंदर प्रतिभा थी, पढ़ने की रुचि थी, जिसके कारण ये भविष्य में अच्छा करते गए। लेकिन इनका जो मन था सामाजिक कार्यों में नहीं लगा, जिसके कारण ये पादरी बन गए और चर्च में रहा करते थे। वहां पे चर्च में इन्होंने देखा कि मटर का पौधा है जिसे गार्डन पी के नाम से जाना जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम पाइजम सटाइवम है। अब इन्होंने वहां पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मेंडल ने वहां पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। फिर उसके बाद लगातार 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर 1656 से 1663 ईस्वी तक मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया। उस मटर के पौधे का नाम पाइजम सेटाइवम है। गार्डन पी थी ये, मीठी मटर नहीं थी, गार्डन पी थी। और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरण पर प्रयोग, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन बोहेमिया नामक संस्था में प्रकाशित किया था। ये काफी छोटी संस्था थी जहां पर जिस पर इन्होंने अपना रिसर्च सबमिट किया हुआ था। अब मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, इसके पीछे कुछ कारण हैं, तो उन कारणों को हम देख लेते हैं। मटर का जो पादप है उसका आकार काफी छोटा होता है और वो छोटी जगह पे आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहला कारण यही था कि इन्होंने इसीलिए मटर को चुना। और मटर के पौधे का जो जीवन काल होता है बहुत ही छोटा होता है और प्रजनन की वहां पे प्रजनन कर समितियां उत्पन्न कर, मतलब प्रजनन करके जो संतानें हैं उत्पन्न करने की इसमें क्षमता अच्छी होती है। ये पौधा उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी से तात्पर्य है कि मेल और फीमेल गैमीट एक ही प्लांट में बनते हैं, मतलब नर तथा मादा जनन अंग एक ही पौधे में पाए जाते हैं। नर मादा दोनों जनन अंग जब एक ही पौधे में पाए जाते हैं तो वहां पे उसे हम हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहते हैं। अब अगर एक ही पुष्प में नर मादा पाए जा रहे हैं तो संभावना है कि वहां पे स्वपरागण की प्रक्रिया होगी, लेकिन मटर के पौधे में आसानी से पर परागण भी कराया जा सकता है। आगे है, मटर का जो पौधा होता है उसमें वेरिएशन देखने को खूब मिला, जिसके कारण इन्होंने उस मटर के पौधे को चुना। जैसे यहाँ पे उन्होंने देखा कि पौधे की लंबाई भी देखी, जो कैरेक्टर लिया लंबाई, जिसमें लंबा बौना, और फूल का कलर, पुष्प का कलर, पुष्प कहाँ पे लग रहे हैं वो भी देखा। साथ ही साथ मटर के बीज का रंग, बीज का आकार, पॉड का रंग, पॉड का आकार, तो ये सारी चीजें देख के उन्होंने इसका अध्ययन किया तो बहुत सारे वेरिएशन पाए गए हैं, जिसके कारण मेंडल ने मटर का चुनाव किया हुआ है। मेंडल ने जिन लक्षणों का चुनाव किया वो 7 जोड़ी लक्षण थे और वो एक दूसरे के विपर्यासी थे, मतलब विपरीत लक्षण थे। जिसमें से उन्होंने सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे तने की लंबाई लिया था,
या पहले हम देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या लिया। पहले तने की बात करेंगे हम, फिर फूल की बात करेंगे, फिर फली की बात करेंगे, और फिर बीज की बात करेंगे। तने में उन्होंने केवल तने की लंबाई को लिया था। फूल में उन्होंने दो कैरेक्टर लिए, एक फूल का रंग, दूसरा फूल की स्थिति कहाँ पर है। फली में भी उन्होंने दो कैरेक्टर लिए, एक फली का आकार, दूसरा फली का रंग कैसा है। बीज में उन्होंने दो लिया, एक बीज का आकार, दूसरा बीज का रंग कैसा है। तो तने की लंबाई में बात करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे लंबा और बौना, पौधा लंबा है तो उसे हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और पौधा अगर बौना है तो उसे स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पौधे की फूल का जो रंग लिया, फूल का रंग उन्होंने वायलेट लिया और वाइट लिया। फूल की स्थिति कहाँ पर है, एक्सियल है या टर्मिनल है, ये भी लिया उन्होंने। फली का आकार, फली फूली है या सिकुड़ी है, कंस्ट्रिक्ट है। फली का रंग, फली हरी है या पीली है। बीज का आकार, बीज गोल है या झुर्रीदार है। बीज का रंग, बीज पीला है या हरा है। तो इन कैरेक्टरों को लेके उन्होंने अध्ययन किया। यहाँ पर जो कैरेक्टर इधर हम इस कलर से कलर कर रहे हैं, ये सभी कैरेक्टर जो हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। ये कौन से कैरेक्टर हैं, डोमिनेंट। बाकी पीले रंग से जो कैरेक्टर कलर हैं ये सभी रिसेसिव हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव आप पीछे पढ़ चुके हैं, मतलब जो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर ले उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, जो अपना प्रभाव प्रदर्शित न कर पाए, जो अपने प्रभाव को छिपा ले, उसे हम रिसेसिव कहेंगे। मेंडल के नियम मेंडल ने अपने नियम दिए थे, मेंडल के नियम को 34 साल तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं देखा। 34 साल तक मेंडल का अंधेरा काल कहा जा सकता है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेंडल के असफलता का कारण, क्योंकि मेंडल जब तक जीवित थे तब तक इनको कोई भी रिवार्ड नहीं दिया गया, इनके काम की कोई भी वैल्यू नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेंडल ने जो अपना अध्ययन किया था मटर के पौधे पे किया, और इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था उसमें इन्होंने गणित और सांख्यिकी का प्रयोग किया था। जो जीव विज्ञान में जो वैज्ञानिक थे उनको ये रास नहीं आया कि जीव विज्ञान में गणित और सांख्यिकी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बात तो ये थी। उस समय कम्युनिकेशन मतलब संचार माध्यम बहुत ही कमजोर था। उसके साथ साथ मेंडल ने बताया था कि यहाँ पर जैसे मेंडल ने लिया था कि नॉर्मली क्या कहा जाता है, लोगों के नज़र में है कि अगर कोई लंबा है और उसकी शादी अगर बौने से हो जाती है तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो संतानें उत्पन्न होंगी वो मीडियम हाइट की होंगी। लेकिन मेंडल ने कहा या तो लंबे होंगे या तो बौने होंगे। तो इसको उन्होंने सिद्ध नहीं कर पाए कि क्या रीजन है जो ऐसा हो रहा है। तो मतलब मेंडल फैक्टर के बारे में मेंडल ने जो फैक्टर के बारे में बताया था उस फैक्टर को प्रूव नहीं कर पाए। यही कारण है कि मेंडल कई सालों तक मेंडल को कोई जानता नहीं था। उस समय डार्विन का बहुत ही प्रभाव था और ये मेंडल अपनी बात को उस समय सिद्ध नहीं कर पाए। और अपनी बात को, क्योंकि डार्विन जो है लच्छेदार बातों को करके लोगों को, डार्विन के अंदर ये कला थी कि वो लच्छेदार बातों के द्वारा लोगों को प्रभावित कर सकता था, लेकिन मेंडल के अंदर वो कला भी नहीं थी, जिस कारण मेंडल असफल रहे। मेंडल के उसके बाद 34 साल बाद 3 वैज्ञानिक आए। मेंडल के नियम की पुनः खोज हुई। उन तीनों वैज्ञानिकों में एक है ह्यूगो डिब्रीज,
दूसरे कार्ल कोरेंस और तीसरे एरिक वान शेरमार्क। ये तीनों वैज्ञानिक अलग अलग जगह पर काम किए। अलग अलग जगह पर काम करने के बाद इन्होंने अपने रिसर्च को जब सबमिट किया तो कंक्लूजन जो निकल के आया इनका, वो उससे ये पता चला कि ये सारा नियम, ये सारा जो रिजल्ट है आनुवांशिकी पे, ये सारा प्रयोग ये मेंडल तो पहले ही कर चुके हैं। तो इसीलिए इन सब के खोज को मेंडल के नियम की पुनः खोज के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उन्होंने एक जीन की वंशागति और दो जीन की वंशागति पे अपना प्रयोग किया था। एक जीन की वंशागति से तात्पर्य है कि मेंडल ने एक लक्षण को लेकर अध्ययन किया, एक लक्षण को लेकर अध्ययन, जैसे केवल लंबाई वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो लंबा या तो बौना, मतलब ये विपर्यासी लक्षणों को लेके अध्ययन किया। और या फिर दूसरा था दो जीन की वंशागति। दो जीन की वंशागति मतलब दो लक्षणों को जब लेके अध्ययन किया तो जो दो जीन की वंशागति थी। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए, उनमें से जिसे आनुवांशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। अब हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। मेंडल के वंशागति के जो नियम हैं तो इसमें है 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवांशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। इससे पहले आनुवांशिकी के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों, जिसमें से 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उसके आधार पर जीवों के वंशागति के नियम को प्रस्तावित किया। उन्होंने जितना प्रयोग किया 7 वर्ष में, उसके आधार पे उन्होंने जो नियम दिए, इनका जो नियम था ये सांख्यिकीय विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का पे आधारित था। इन्होंने सबसे पहले यही एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान किया गया। मतलब पहली बार जीव विज्ञान की खोज में सबसे पहले गणितीय और सांख्यिकी का प्रयोग सबसे पहले मेंडल ने ही किया था। उनके प्रयोगों के नमूनों का विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सरल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागत के नियमों में व्यापकता थी। वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे, केवल इनके मेंडल के जो सिद्धांत थे, मेंडल के जो नियम निकले हुए थे, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये केवल काल्पनिक नहीं थे, इनमें एक पुष्टता थी, मतलब इन्होंने सिद्ध करके दिया हुआ था अपने सिद्धांतों को। मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वदा क्या थे, विपर्यात थे, मतलब विपरीत लक्षण थे, जैसे लंबे या बौने पौधे, पीले या हरे बीज। इसके कारण उन्हें वंशागति के नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सफलता मिली है, काफी सहायता मिली है, जो उन्होंने गणितीय और सांख्यिकी का प्रयोग इसमें किया था। इन्होंने अपने आंकड़े जो है कई वर्षों तक रखे, कई वर्षों तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने आंकड़े गणित और सांख्यिकी के रूप में प्रस्तुत किए। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया, जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उसमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजननसम मटर के शुद्ध वंश क्रमों को लेकर कृत्रिम परपरागण के प्रयोग किए। मटर के पौधों में परपरागण काफी आसानी से कराया जा सकता है, वैसे इसमें नॉर्मली स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। तद्रुप प्रजनन सम टू ब्रीडिंग वंशाक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है।
मेंडल ने मटर के 14 तद्रुप प्रजननी मटर के किस्मों को छांटा। अब 7 जोड़ी लक्षण इन्होंने लिया था, तो 7 जोड़ी लक्षण जो एक दूसरे के विपरीत थे, उसके आधार पे यहाँ पे इन्होंने 14 तद्रुप प्रजननी मटर के किस्मों को छांटा था। आगे देखते हैं। 7 जोड़े अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया, इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे चिकने व झुर्रीदार मटर के बीज, या हरे व फूली हुई या सिकुड़ी हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे। इनके जो 7 लक्षण थे कुछ इस प्रकार थे। इसमें इधर की जो यहाँ पे तने की ऊंचाई बताई गई है। तने की ऊंचाई में एक लंबा है और दूसरा बौना है। तो जो आगे की तरफ लिखे हुए हैं, जिनको हम पीले रंग से कलर कर रहे हैं, ये सभी प्रभावी हैं, और बाकी इधर वाले जो हैं ये अप्रभावी हैं। तो अभी इसको हम देख लेते हैं। तने की ऊंचाई लंबा या बौना, लंबा इसमें प्रभावी और बौना अप्रभावी। फूल का रंग बैगनी सफेद। फूल की स्थिति अच्छी या अंत। फली का आकार, फली फूली होगी या सिकुड़ी होगी। फली का रंग हरा या पीला। बीज का आकार गोल या झुर्रीदार जिसे मुरझाया। बीज का रंग पीला या हरा। इन्होंने इन लक्षणों को लेके अध्ययन किया था। उसके बाद मेंडल के जो वंशागति के नियम है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे आपके यूट्यूब का परिवार बढ़ता रहे। धन्यवाद।